हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल भदौरिया जैस क्लासेस में। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो कर दीजिए और उसके बाद मैं आपके लिए सीधे सीधे क्वेश्चंस क्लियर कराते हैं। तो आइए मिलते हैं करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। पहला क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन होने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित चैटबॉट PAI लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए NPCI, ऑप्शन बी FA स्टैग, ऑप्शन सी रुपे, ऑप्शन डी UPI। तो आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, अगर हम बात करें तो NPCI। क्या होगा? NPCI। तो ऑप्शन क्या है इसका? जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा, NPCI। ठीक है, NPCI का जो फुल फॉर्म है, अगर हम बात करें तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। अगर हम बात करें कि इसके जो CEO हैं, अगर हम बात करें तो वो कौन है? दिलीप एसे हैं। आपको स्क्रीन पर इनकी फोटो दिख रही होगी, दिलीप असगे। अगर हम बात करें इनका पूरा नाम क्या है? दिलीप असगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो ये आपके लिए, और मोस्टली हम गे की जगह बे बता दें कि दिलीप असवे। ठीक है, अब देखिए आपको इसकी इमेज दिख रही होगी, ये दिलीप असवे हैं। अगर हम बात करें कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई है। कहाँ पर है? मुंबई में। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट PAI को राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा शुरू किया गया है। इस चैटबॉट का वास्तविक समय के आधार पर NPI के उत्पादों, जैसे अगर मैं बात करूं तो कि फास्टैग, जो आपको V ऑप्शंस में दिख रहा होगा, फास्टैग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया गया है। स्टार्टअप को ओवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्या किया गया है? विकसित किया गया है। ये आपको थोड़ी सी नॉलेज के लिए याद करना है। तो अभी आपके लिए बात करें तो इसका आंसर क्या बनेगा? NPCI बनेगा। और इसके अध्यक्ष जो है NPCI के इस समय कौन है? दिलीप असवे हैं, और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस कंपनी ने शेयर धारकों के अधिकारों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है टाटा, ऑप्शन बी है RIL यानी रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी इंफोसिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए आंसर्स क्या होगा आपके हिसाब से। चलिए मैं बता दूं कि इसका जो आंसर्स होगा वो आंसर्स बी होगा, RIL रिलायंस इंडिया लिमिटेड। क्या होगा? RIL होगा, रिलायंस इंडिया लिमिटेड। देखिए, मैं अगर बात करूं कि ये क्या है कि कंपनी ने शेयर धारकों के अधिकारों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट यानी उनके जरिए कनेक्ट बनाने के लिए ये चलाया गया है। यहां पर बात करें, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने यह ऑफर अपने 2.6 मिलियन शेयर धारकों के प्रश्नों के अधिकार के मुद्दों को संबोधित करने के लिए शुरू किया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे कि यहां पर क्या इंपॉर्टेंट होना है आपके लिए रिलायंस इंडिया लिमिटेड, तो आपको समझना है रिलायंस इंडिया लिमिटेड का जो CEO है इस समय, CEO जो है वो मुकेश अंबानी हैं। इनको आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए मैंने इनकी इमेज आपकी बोर्ड पर नहीं लगाई है मैं, पर इनके जो फाउंडर हैं, जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड का फाउंडर अगर आपसे पूछा जाए कि संस्थापक कौन था, तो संस्थापक जो थे वो धीरू भाई अंबानी थे। तो रिलायंस इंडिया का संस्थापक कौन बना? धीरू भाई अंबानी बने। तो धीरू भाई अंबानी, अंबानी लिखता हूं मैं यहां पे, धीरू भाई अंबानी, इन्होंने रिलायंस इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की थी? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 8 मई 1973 को की थी। कब की थी? 8 मई 1973 को। तो रिलायंस इंडिया कंपनी लिमिटेड की जो स्थापना हुई वो 8 मई 1973 को हुई थी। ठीक है, इसके CEO मुकेश अंबानी हैं, लेकिन संस्थापक कौन थे? यानी संस्थापक इस कंपनी का कौन है? धीरू भाई अंबानी हैं। ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए इसके बारे में मैं बात करूं तो थोड़ा सा आपको और समझ लेना है, क्योंकि यहां पे कुछ और कंपनियां दी गई हैं, जैसे टाटा दी गई है, RIL दिया गया है, इंफोसिस दिया गया। तो मैं कुछ थोड़ी सी चीजों की क्लियर करता हूं आपको। देखिए, मैंने जो आपको इमेज जो अभी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, ये धीरू भाई अंबानी की इमेज है। किसकी इमेज है? धीरू भाई अंबानी की इमेज है। यहां पर मैंने सी ऑप्शन में इंफोसिस आपको बताया है, तो आप थोड़ी सी इस कंपनी को भी जानकारी में ले लें। देखिए इंफोसिस, अगर हम बात करें, मैं आपको दिखाता हूं इंफोसिस। देखिए,
अगर हम इंफोसिस की बात करें कि यहां पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा इंफोसिस से, तो इंफोसिस का जो अभी इस समय सीईओ है, इंफोसिस के सीईओ कौन है? सलिल पारिक हैं। कौन है? सलिल पारिक। ठीक है, इंफोसिस का जो सीईओ है वो सलिल पारिक है। सलिल पारिक, और अगर बात करें कि इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? बेंगलुरु में है। इसका जो मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। तो मुख्यालय बेंगलुरु में है, और इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? इंफोसिस कंपनी की 7 जुलाई 1981 को। तो 7 जुलाई 1981 को इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। अभी मैं सलिल पारिक का आपको फोटो दिखाने वाला हूं, तो आप देखेंगे सलिल पारिक आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, तो आप देख लीजिए इनको। ये सलिल पारिक हैं जो इस समय इंफोसिस के क्या है, अभी अगर बात करें तो सीईओ हैं। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इसके बाद में मैं बात करूं तो एक और कंपनी यहां पर टाटा दी गई है। टाटा ग्रुप चेयरमैन जो है इस समय, तो देखिए टाटा कंपनी यहां पर आपको दिख रही होगी, तो मैं यहीं पे बता देता हूं कि टाटा से आपको रिलेटेड क्या पढ़ना है। तो देखिए टाटा कंपनी का जो फाउंडर है, फाउंडर तो आपको सबको मालूम होगा, जमशेद जी टाटा थे। फाउंडर कौन है? जमशेद जी टाटा। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके जो संस्थापक हैं वो जमशेद जी टाटा हैं। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1868 में हुई थी। अगर टाटा कंपनी की स्थापना की बात करें तो 1868 में हुई थी, और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन हैं वो कौन है? अभी अगर हम बात करें तो एन चंद्रशेखरन है। कौन है? एन चंद्रशेखरन। इसके सीईओ कौन है वर्तमान में टाटा के? तो एन चंद्रशेखरन है। ठीक है, एन चंद्रशेखरन है। ये आपको याद रखना है कि एन चंद्रशेखरन इस समय कौन है? टाटा के चेयरमैन है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय किसानों और लघु और मध्यम उद्यमों एसएमई के लिए अनुकूलित वित्तीय उत्पाद बनाने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसके साथ साझेदारी किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी अब भारतीय किसानों और लघु उद्यमों के लिए किसके साथ अपने वित्तीय उत्पाद को बनाने के लिए साझेदारी की है? ऑप्शन ए है रुपे, ऑप्शन बी है यूपीआई, ऑप्शन सी है मास्टर कार्ड, ऑप्शन डी है फेसबुक। जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए, तो फिर मैं इसका आंसर आपको क्लियर कर देता हूं। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा मोस्टली। अगर मैं बात करूं तो मास्टर कार्ड। ऑप्शन सी क्या होगा? मास्टर कार्ड। देखिए, मास्टर कार्ड एक कंपनी है जो अमेरिकन कंपनी है। कैसी कंपनी है? अमेरिकन कंपनी है। मास्टर कार्ड के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया है काम। तो अगर मैं यहां पर मास्टर कार्ड से रिलेटेड थोड़ी सी चीजें बताऊं तो सबसे पहले मुझे मास्टर कार्ड, इसका आंसर आप समझ लीजिए कि ये क्यों बनाया गया है। तो मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी करी है एयरटेल बैंक ने। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो भारतीय किसानों और लघु मध्यम किसानों के लिए अनुकूलित वित्तीय उत्पाद बनाने के लिए यह समझौता एक दूसरे के साथ किया गया है, जहां बैंक प्रशासन की कम पहुंच है। यानी ऐसे क्षेत्रों में जहां बैंकें नहीं पहुंच पाती हैं, उन क्षेत्रों में जाकर इस टाइप की ये प्रोसेस दी गई है जिससे किसानों को तुरंत मदद मिल पाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि एयरटेल बैंक का, वैसे मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं आपको कि एयरटेल से रिलेटेड मैं कुछ चीजें बताऊं। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है या नई दिल्ली में है। कहां पर है? न्यू दिल्ली। ठीक है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। और इसके अभी एमडी और सीए कौन है? अनुभ्राता। कौन बने हैं? अनुभ्राता। अगर हम बात करें तो विश्वास। ठीक है, अनुभ्राता विश्वास, जिनकी फोटो मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। अनुभ्राता विश्वास को आप देख लेंगे। देखिए, ये नहीं है, अगर मैं बात करूं, ये तो हमारे लिए, अगर मैं बात करूं, ये मास्टर कार्ड के सीईओ हैं जिनकी इमेज मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो अभी आप पहले दूसरी इमेज देख लीजिए एक बार। ये देख लिया, अनुभ्राता को मैं दिखा रहा हूं आपको। तो अनुभ्राता सिंह को आप देख लीजिए। तो अनुभ्राता सिंह को आप देख रहे हैं, अनुभ्राता विश्वास मोस्टली ये अभी इस समय क्या है? इस समय अभी एयरटेल पेमेंट बैंक के क्या है? चेयरमैन है। ओके, चलिए इसके बाद में मैं आपको बताऊं मास्टर कार्ड से रिलेटेड कुछ चीजें। तो मास्टर कार्ड जो कंपनी है, ये अगर हम बात करें तो ये न्यूयॉर्क की एक प्रमुख कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। और इसके जो सीईओ हैं वो अजय पाल सिंह हैं।
इसके सीईओ कौन है? अजय पाल सिंह, जिनकी फोटो अभी मैंने थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति से पुरस्कार लेते हुए दिखाई थी। तो आप देख लीजिए वो फोटो, मैं दोबारा दिखा रहा हूं। तो आप देखें कि अजय पाल सिंह जो न्यूयॉर्क बैंक में मास्टर कार्ड के अभी कौन है? सीईओ हैं। इन्हें भारतीय राष्ट्रपति से कुछ पदक पुरस्कार मिल चुके हैं। तो हम उनके लिए बात करते हैं। तो मास्टर कार्ड और एयरटेल ने एक दूसरे के साथ साझेदारी की है भारतीय किसानों को लाइमलाइट में लाने के लिए, उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं तो आपको देखना है ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि फिंच रेटिंग एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान कितना लगाया है, तो आपको मुझे बताना है इसके हिसाब से। ऑप्शन ए है 4.50%, ऑप्शन बी 3.50%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 2.50%। तो आप बताइए मुझे कितना आंसर होगा आपके हिसाब से। क्लियर? तो देखिए मैं बताऊं कि अभी हाल ही में जो जीडीपी का जो अनुमान लगाया गया है वो फिंच रेटिंग एजेंसी ने 5% लगाया है, यानी 5% लगाया है। अब ये क्या है फिंच रेटिंग, तो मैं बता दूं। तो देखिए यह एक रेटिंग एजेंसी है जिसने नवीनतम वैश्विक आधार पर जो हमारे अगर बात करें कि आर्थिक आउटलुक जारी करता है। अपने आर्थिक आउटलुक में इस एजेंसी ने दुनिया भर को क्या करते हैं, व्यक्तिगत उनकी जीडीपी का अनुमान लगाने का कार्य करती है। तो ये रेटिंग एजेंसी है जो हमें एक अपने अनुमान, अपने आंकड़ों के आधार पर हमें क्या देती है, एक रेटिंग देती है। तो 2021 में हमारी जो जीडीपी फिंच के अनुसार रहने वाली है वो 5% है। ओके, ठीक है। चलिए मैं अगर बात करूं फिंच रेटिंग एजेंसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट क्लियर कर देता हूं। तो जो फिंच रेटिंग एजेंसी है, अगर हम बात करें, एक मिनट, फिंच रेटिंग एजेंसी है तो इसका जो अगर हम बात करें सीईओ इस समय कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की बात करते हैं। तो यहां पर जो पॉल टेलर जो व्यक्ति है वो इसके कौन है? सीईओ हैं इस समय, पॉल टेलर। ओके, इनकी इमेज मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो आप देख लीजिए कि पॉल टेलर किस टाइप के दिखते हैं। तो आप देखेंगे पॉल टेलर आपकी स्क्रीन पर है, आप इनको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर हम बात करें कि इस फिंच रेटिंग एजेंसी का जो मुख्यालय है जाहिर है न्यूयॉर्क में ही होगा, अमेरिकन कंपनी है। तो फिंच तो न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में है, यानी अमेरिका में। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देख लीजिए, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शंस है अनिल किशोर, ऑप्शन बी केबी कामत, ठीक है, किशोरा लिख गया है वो, किशोरी करना है आपको, ठीक है, अनिल किशोर। ऑप्शन बी केबी कामत, ऑप्शन सी मार्कोस ट्राइजो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए इसका जो आंसर्स बनेगा वो आंसर्स आपके लिए ऑप्शन सी क्लियर होगा, जिसके लिए अगर मैं बात करूं तो मार्कोस ट्राइजो, मार्कस ट्राइजो, इन्होंने क्या किया है? जीओ बनाता हूं, मार्कस ट्राइजो। देखिए मार्कस ट्राइजो में मार्कस ट्राइजो ने क्या किया है वो चीजें आप देखेंगे। तो मार्कस ट्राइजो ने एनडीबी के अध्यक्ष के तौर पर अभी हाल ही में पद ग्रहण किया है। अगर हम बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से इसे जाना जाता है। अगले अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। अगर यहीं पर बात करूं तो 7 जुलाई 2020 से ये एनडीबी के अध्यक्ष बने जाएंगे। कब बनेंगे? 7 जुलाई 2020 से, ठीक है, 7 जुलाई 2020 को ये क्या बन जाएंगे? एनडीबी के अध्यक्ष बन जाएंगे। आपको याद रखना है, इनकी इमेज आपकी स्क्रीन पर मैं डाल रहा हूं तो आप देख लें मार्कोस ट्राइजो किससे दिखाई देते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मार्कोस ट्राइजो है, ठीक है। इसके बाद में मैं कुछ चीजें आपको और दिखाने वाला हूं। तो आप लोग एक चीज देखेंगे कि हाल ही में जैसे प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, अगर हम बात करें, देखिए प्रेसिडेंट अभी कौन है, अध्यक्ष कौन है इस बैंक का? देखिए ये तो हमने बात कर दिया नया अध्यक्ष था, लेकिन अभी वर्तमान में ये जो आपको बात करूं मैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अभी हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? संघाई और चाइना में है। कहां पर है? संघाई चाइना में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? संघाई चाइना में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे केवल, ठीक है। तो देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी कौन बने हैं? हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो आपको देखना है, ऑप्शन ए एस.एन. राजेश्वरी, ऑप्शन बी ए.बी. गिरजा कुमार, ऑप्शन सी राजीव जोशी, ऑप्शन डी प्रेम के नायर। तो आपको क्लियर करके बताना है मुझे इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूं, इसका ऑप्शन ए क्लियर होगा, एस.एन. राजेश्वरी,
एस एन राजेश्वरी जो है वो इसकी अभी हाल ही में क्या बनाई गई है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी नियुक्त की गई हैं, ओआईसी की। ओके, तो देखिए इनके लिए अगर मैं बात करूं तो ओआईसी का मुख्यालय कहाँ है, ओरिएंटल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने अभी बात करा कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का जो मालिक है वो मोस्टली अगर हम बात करें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की जो अध्यक्ष मानी गई हैं एन राजेश्वरी हैं। इसका जो मुख्यालय होगा वो नई दिल्ली में होगा। ओआईसी का मुख्यालय कहाँ होगा, नई दिल्ली में होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 सितंबर और हम बात करें तो 1947 को। ठीक है, जब हमारा ये हम बात करें तो देश स्वतंत्रता के कुछ ही समय बाद। ठीक है, तो देखिए 12 सितंबर 1947 को इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और लेकिन उससे पहले आपको एक इमेज दिखा देता हूं मैं एस एन राजेश्वरी की। तो आप एस एन राजेश्वरी की इमेज देख लीजिए, जो आप देख सकते हैं ये अभी हाल ही में ओआईसी की क्या बनी है, सीएमडी बनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में जारी पुस्तक द इक्काबॉग, हाल ही में जारी पुस्तक द इक्काबॉग के लेखक कौन है? ऑप्शन ए खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी माइकल ऑन्डेटजे, ऑप्शन सी एनी फ्रैंक, ऑप्शन डी जेके रॉलिंग। तो आप मुझे जल्दी से जल्दी बताएंगे कमेंट करके। चलिए मैं बताता हूं आपका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जेके रॉलिंग। जी हाँ, आप सभी लोग मन में जो डाउट कर रहे हैं, मैं बता दूं कि ये वही जेके रोलिंग है जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखी है। हैरी पॉटर बुक की जो लेखिका थी जेके रोलिंग, इन्होंने लॉकडाउन के दौरान बच्चों के लिए कुछ एक इंटरेस्टिंग लगाने के लिए उन्होंने नवीनतम पुस्तक अपनी द इक्काबॉग को मुफ्त में ऑनलाइन जारी किया है या करेंगी ये। और इससे इस किताब का जो लक्ष्य है वो क्या है, सत्य और सत्ता के दुरुपयोग की कहानी इस बुक में दी गई है। द इक्काबॉग जो पुस्तक है ये सत्य और राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग की जो कहानी है उसके ऊपर आधारित है। इक्काबॉग किसने लिखी है, जेके रोलिंग। जी हाँ, यह वही जेके रोलिंग है जिन्होंने हैरी पॉटर जो सीरीज है वो लिखी है। आप सभी इसको अच्छी तरह से जानते होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं अपने लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उर्दू लेखक मुज्तबा हुसैन का निधन कितने वर्ष की उम्र में हो गया है? ऑप्शन ए 74 वर्ष, ऑप्शन बी 80 वर्ष, ऑप्शन सी 84 वर्ष, ऑप्शन डी 95 वर्ष। तो आप मुझे जल्दी से जल्दी क्लियर करेंगे। देखिए मैं बता दूं, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 84 वर्ष। देखिए जो मुज्तबा हुसैन हैं ये उर्दू के प्रमुख लेखक रहे हैं। ठीक है, इनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हो गया है। अगर मैं बात करूं तो इनको मैं आपको एक इमेज के जरिए दिखा देता हूं कि मुज्तबा हुसैन किस टाइप के दिखाई देते थे। देखिए उनकी उम्र भी हो चुकी है, तो मोस्टली अगर हम बात करें कि एक हमारे बीच से एक बेहतरीन लेखक चले गए हैं जो उर्दू के बहुत अच्छे लेखक माने जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो इनके रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 जुलाई 1936 को। तो इनका जन्म कब हुआ था मुज्तबा हुसैन का? 15 जुलाई 1936 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं और आपको आगे पढ़ाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नासा ने 2025 में लॉन्च किए जाने वाले टेलीस्कोप का नाम किसके नाम पर रखा है? तो नासा ने 2025 में लॉन्च किए जाने वाले टेलीस्कोप का नाम किसके नाम पर रखा है? ऑप्शन ए है क्रिस्टीना कोच, ऑप्शन बी नैन्सी ग्रेस रोमन, ऑप्शन सी पाओलो जियोडोनो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर्स बताने हैं। ओके, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। चलिए देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसका ऑप्शन होगा बी नैन्सी ग्रेस रोमन। ऑप्शन क्या होगा, नैन्सी ग्रेस रोमन। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि नैन्सी ग्रेस रोमन किस टाइप की दिखाई देती है तो पहले आप उनको देख लीजिए। देखिए एक महिला है जो आपको नीचे बैठी हुई कुछ करते हुई दिखाई दे रही हैं आपको। तो ये कुछ आपको दिख रहा होगा कि नैन्सी ग्रेस रोमन एक बहुत एस्ट्रोनॉट के तौर पर भी जानी जाती हैं। अगर मैं बात करूं, नासा ने अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक जो दूरबीन है, मोस्टली ये टेलीस्कोप जो जिसको हम दूरबीन कहते हैं हिंदी में, इसका नाम बदलकर भी क्या कर दिया है वो मैं बता दूं आपको कि इसका जो नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन रख दिया है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं नैन्सी 2025 को ये तैयार कर दी जाएगी। ओके, अगर मैं बात करूं तो वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप इसका नाम रखा है। ठीक है,
तो आपको ये नैन्सी ग्रेस रोमन से रिलेटेड करके इसको बनाया गया है। नासा का अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है, यानी अमेरिका में है। तो वॉशिंगटन डीसी में नासा का क्या है, मुख्यालय है। अगर हम नासा के फाउंडर की बात करते हैं तो ड्वेट डी एइज़नहावर इसके क्या हैं, फाउंडर हैं। और जब इसकी स्थापना जो हुई थी वो 29 जुलाई 1958 में हुई थी। तो 29 जुलाई 1958 में क्या हुआ था, नासा की स्थापना हुई थी। तो नासा क्या है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी है। तो आपको ये याद रखना है, ये अमेरिका की प्रमुख स्पेस एजेंसी है। ओके, मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में, है ना। डीसी का फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं, वॉशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया होता है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। उससे पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, सबको भेजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सितंबर 2020 में किस थीम के साथ हुनर हाट मेला आयोजित किया जाएगा। तो सितंबर 2020 में हम एक नई थीम के साथ हुनर हाट मेला आयोजित करने वाले हैं। मोस्टली लोग इसका आंसर पहले से ही जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। ऑप्शन ए है लोकल टू वोकल, ऑप्शन बी लोकल टू लोकल, ऑप्शन सी लोकल टू ग्लोबल, ऑप्शन डी ग्लोबल टू लोकल। तो जल्दी से जल्दी मुझे बताइए, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, लोकल टू वोकल, जो हमारे प्रधानमंत्री बोल चुके हैं। यानी भारतीय जो प्रोडक्ट है उनका हम सपोर्ट करें, उनको हम सम्मान करें, उनको खरीदें, और मोस्टली लोग भारतीय प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज़्यादातर आप लोग करिए, ठीक है। मोस्टली हम लोग ये इंटरनेशनल जो कंपनी है, जो हमारा पैसा देश का बाहर जा रहा है, इससे हमारी जीडीपी की ग्रोथ भी गिरने वाली है। तो आप देश का पैसा देश के लिए यूज करें, ये बेहतर रहेगा। तो आप सभी इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं इंडियन कंपनी के बारे में। तो आप सभी इंडियन कंपनी, इंडियन प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल ज़्यादातर करिए, है ना। तो आप जितना ज़्यादा सपोर्ट देश के लिए करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी, हम आप सब लोग बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे, ठीक है। तो आपने मेरी वीडियो देखी, इसके लिए आपका थैंक यू सो मच। मोस्टली अगर मैं बात करूं, आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।